हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक टॉपिक लेके आ गया हूँ राज्य व्यवस्था का। अभी तक हमारा टॉपिक चल रहा था संसद, है ना। तो हमने संसद में क्या देख लिया है, हमने राष्ट्रपति के बारे में सीख लिया है, हमने देखा लोकसभा की संरचना देख ली, हमने राज्यसभा की संरचना देख ली। तो संसद में कुछ संरचनाएं और बची हुई हैं, आज उसे हम देखेंगे कि संसद के सदस्यों की पद रिक्त कैसे होती है ना, वो उनकी पद खाली कैसे होता है, किस प्रकार से उनको पद से या हटाया जाता है या वो पद रिक्त कैसे हो जाता है, खाली कैसे हो जाता है, इसे आज हमें समझना है। आज अगर ये समझ लेंगे तो हमारी संसद की संरचना, आज का जो टॉपिक था हमारा, आज का जो टॉपिक था संसद की संरचना, वो हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि संसद के सदस्यों के पद की रिक्त कैसे हो जाती है ना, पद खाली कैसे होता है। जो पद खाली होता है, संविधान में आर्टिकल 101 में इसके बारे में चर्चा की गई है ना। संसद के सदस्यों के पद रिक्त की चर्चा हुई है आर्टिकल 101 में। तो आर्टिकल 101 क्या कहता है कि दोहरी सदस्यता के आधार पर पद की रिक्ति हो जाती है। दोहरी सदस्यता के आधार पर पद की रिक्ति हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक सदस्य, मान लीजिए एक सदस्य है, वो या तो लोकसभा का सदस्य होगा या तो राज्यसभा का सदस्य है, वो दोनों का सदस्य नहीं हो सकता, है ना। संसद के जो दो सदन होते हैं, वो दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, या तो लोकसभा का सदस्य होगा या तो राज्यसभा का। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मान लीजिए कोई भी सदस्य है जो लोकसभा का भी सदस्य है और राज्यसभा का भी सदस्य है, तो उस समय उसकी पद को रिक्त कर दी जाएगी, उसका जो संसद का जो उसके पास सदस्यता है संसद की, वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है। और क्या होता है, तो इसके आधार पर जो है दोहरी सदस्यता के आधार पर दो नियम बनाए गए हैं, है ना। दो नियम बनाए गए हैं। जो पहला नियम है कि संसद के दोनों सदन, मतलब लोकसभा या राज्यसभा है, तो क्या नियम बनाए गए, तो संसद कानून बनाता है ना। संसद ने कानून बनाया हुआ है कि अगर मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में कोई भी सदस्य शामिल है, तो संसद ने कानून बनाया है, किस कानून के हिसाब से उस व्यक्ति को, उस सदस्य को उसकी सदस्यता से हटाया जा सकता है। वो कानून किसने बनाया है, संसद ने बनाया है। मान लीजिए, है ना। दूसरा क्या कहता है, मान लीजिए अगर वो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है, तब क्या होगा, उसके लिए कानून कौन बनाता है, उसके लिए नियम कौन बनाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाया जाता है ना। संसद के दोनों सदनों के लिए, संसद के दोनों सदन के लिए नियम कौन बना रहा है, संसद बना रहा है, संसद खुद कानून बना रहा है। लेकिन जब संसद या राज्य विधानमंडल हेतु जब कानून या नियम बनाने की बात आ रही है, तो कौन बना रहा है, राष्ट्रपति बनाता है, नियम बनाता है ना। राष्ट्रपति ने नियम बनाया हुआ है किस प्रकार से उस सदस्य को उसके सदस्यता से, संसद के सदस्यता या राज्य विधानमंडल की सदस्यता से उसे हटाया जाएगा, उसके लिए नियम कौन बना रहा है, राष्ट्रपति बना रहा है। तो हमने देखा क्या, पहला कि दोहरी सदस्यता के आधार पर हमने समझ लिया है कि किस प्रकार से उसकी पद की रिक्ति या उसका पद से हटाया जा सकता है, हमने समझ लिया है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या कहता है, त्यागपत्र द्वारा, है ना। मान लीजिए कोई भी सदस्य त्यागपत्र दे रहा है। त्यागपत्र किसको देगा, अगर सदस्य त्यागपत्र देगा, जो लोकसभा का सदस्य होगा, जो लोकसभा का सदस्य होगा किसको देगा, स्पीकर को देगा। ठीक है। जो लोकसभा का सदस्य होगा, अगर उसको त्यागपत्र देना होगा, वो काम नहीं करना चाह रहा होगा, वो अपने पद से हटना चाह रहा होगा, है ना, त्यागपत्र दे रहा है, तो किसको देगा, स्पीकर को देगा। और जो राज्यसभा का, है ना, जो राज्यसभा का है सदस्य, वो किसको देगा, उस सभापति को देगा। ठीक है। राज्यसभा का जो सदस्य होगा वो सभापति को देगा। अगर मान लीजिए सभापति ना मौजूद हो, तो किसको दे सकता है, उप सभापति को दे सकता है। और इसी प्रकार से अगर स्पीकर ना हो तो डिप्टी स्पीकर को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अब बात आती है ना, प्री में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या इनके लिए मानना जरूरी होता है। मान लीजिए अगर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, जो स्पीकर है और सभापति है, इनके लिए मानना जरूरी होगा, त्यागपत्र लेना जरूरी होगा, तो ऐसा नहीं है ना। अगर ये चाहें, स्पीकर और सभापति चाहें, तो उनका त्यागपत्र वापस भी कर सकते हैं, है ना। ऐसा संविधान में नहीं लिखा गया है कि अगर कोई भी अपना त्यागपत्र दे रहा है तो उसे स्वीकार करना जरूरी है, ये स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा इसको, कि त्यागपत्र अगर कोई भी सदस्य दे रहा है, या लोकसभा का सदस्य दे रहा है स्पीकर को, या राज्यसभा का सदस्य सभापति को दे रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जो स्पीकर हो या सभापति हो उसको स्वीकार ही कर ले। ठीक है, क्या पता उनको जब अगर लगेगा कि उनके ऊपर या कोई दबाव है या कोई जोर जबरदस्ती है, तो उसे स्वीकार भी नहीं कर सकते। अगर उनको लगता है कि वो अपनी इच्छा अनुसार अपने स्वयं दे रहा है ना, तब वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ठीक है, ये दूसरा हो गया कि त्यागपत्र द्वारा संसद के सदस्य की पद को रिक्ति हो सकती है। तीसरा क्या है, अनुपस्थिति के आधार पर, है ना। अनुपस्थिति के आधार पर अभी क्या होता है, मान लीजिए
जो संसद का जो सदन चल रहा हो और उसमें लगातार 60 दिनों तक, ठीक है, लगातार कितने दिनों तक, 60 दिनों तक अगर कोई भी सदस्य लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी सदस्य है, वो सदस्य राज्यसभा या सदन में शामिल नहीं होता है, चर्चा में शामिल नहीं हो रहा है लगातार 60 दिनों तक, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उस पद को उसके हटा दिया जाएगा, उसकी सदस्यता छीन ली जाएगी अगर लगातार 60 दिनों तक वो नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए वो नहीं आ रहा है और इसका अगर वो किसी मान लीजिए मजबूरी हो, उसके स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो या कहीं उसको विदेश जाना हुआ, तो वो स्पीकर को या सभापति को बता के जा सकता है और सदन को एक सूचना, एक मैसेज पहुंचा सकता है कि मैं इस कारण से नहीं आ पा रहा हूं, तो फिर उसकी सदस्यता बरकरार रहेगी, है ना, उसको नहीं हटाया जाएगा। ठीक है, अगर सदन को उसके बारे में जानकारी रहेगी कि ये सदस्य क्यों नहीं आ रहा। अगर मान लीजिए आप बिना बताए ही लगातार 60 दिनों तक सदन में नहीं जा रहे हैं, उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो आपको आपके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया, 3 हो गए। अब देख लेते हैं चौथा क्या कहता है। 3 हमने समझ लिया कि अनुपस्थिति के आधार पे हमने देख लिया कि लगातार अगर आप 60 दिन तक, है ना, शामिल नहीं होते हैं किसी भी चर्चा में या सदन में आप शामिल नहीं हो रहे हैं, तो आपको आपके पद से हटाया जा सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक एग्जांपल से आप समझिए। जैसे उत्तर प्रदेश में आजम खां, आपने नाम सुना होगा उनका, है ना, वो उनको क्या है कि अगर मान लीजिए न्यायालय ने किसी भी सदस्य को, न्यायालय ने किसी भी सदस्य को 2 साल तक की सजा दे दी, है ना, किसी भी गुनाह में उनको 2 साल के लिए सजा हो जाती, कारागार हो जाता है, तो 2 साल के अंदर उनकी जो सदस्यता है वो छीनी जा सकती है। जैसे आजम खां को 2 साल के लिए सजा हुई थी, तो उनकी सदस्यता संसद की समाप्त कर देगी। ठीक है, अब चौथा क्या है, अयोग्यता के आधार पर, है ना, चौथा है अयोग्यता के आधार पर। अयोग्यता के आधार पर क्या होता है, चलिए देखते हैं। अयोग्यता के आधार पर इसका जो वर्णन किया गया है अयोग्यता के बारे में, ये आर्टिकल 102 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 102 में वर्णन किया गया है। ठीक है, इसका जो वर्णन किया गया है अयोग्यता के आधार पर संसद के सदस्यों की पद रिक्ति कैसे हो गई, इसका वर्णन आर्टिकल 102 में किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 102 क्या कहता है। तो आर्टिकल 102 कहता है, अगर मान लीजिए कोई भी नागरिक, है ना, कोई भी जो नागरिक है, जो संसद का सदस्य है, मान लीजिए वो अपनी नागरिकता खो देता है ना, जो भारत की नागरिकता को वो खो देता है, कहीं विदेश की नागरिकता हासिल कर लेता है, उस समय उसे पद से हटाया जा सकता है। और क्या है दूसरा, दूसरा होगा कि लाभ का पद अगर वो धारण कर लेता है, तब उसको संसद के पद से, सदस्य के पद से हटाया जा सकता है। चलिए देखते हैं बारी बारी से। तो पहला क्या कह रहा है, किस आधार पर, पहला है अनागरिकता, पहला है अनागरिकता के आधार पर, है ना, मान लीजिए वो भारत की नागरिकता को खो चुका हो और किसी विदेश की नागरिकता को शामिल अपना चुका हो, तो उसे इस आधार पर उसको संसद के जो सदस्य के पद से उसको हटाया जा सकता है। दूसरा क्या है, लाभ के पद से, मान लीजिए उसने कोई लाभ का पद धारण कर लिया हो, अगर वो कोई व्यक्ति है जो लाभ का पद धारण कर लेगा, इस हिसाब से भी वो संसद के सदस्य के पद से उसको हटाया जा सकता है। और तीसरा क्या है, तीसरा हमारा है विकृत चित्त, विकृत चित्त। विकृत चित्त क्या होता है, विकृत चित्त होता है, मान लीजिए एक भाषा में उसकी जो दिमागी हालत है, वो मतलब जो दिमाग का संतुलन है वो सही नहीं है, एक प्रकार से पागल कह सकते हैं, लेकिन पागल संविधान में तो लिखा नहीं जाएगा, इसलिए विकृत चित्त का उपयोग किया गया है। और ये विकृत चित्त जो है, ये कौन, मतलब कौन क्लियरफाई कर सकता है, ये न्यायालय कर सकता है ना। अगर कोई भी जो मान लीजिए स्पीकर या सभापति इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका जो दिमागी संतुलन है वो सही नहीं है, वो कौन तय करेगा, वो करेगा न्यायालय करेगा। अगर न्यायालय कहता है कि इसका दिमागी संतुलन सही नहीं है, तब जाके उसे संसद के जो सदस्य का पद है उसको हटाया जाएगा। ठीक है, चौथा क्या होता है, चौथा है मान लीजिए दिवालिया निकल गया हो। अब बात आती है दिवालिया क्या होता है। एक सिंपल भाषा में समझिए कि वो दिवाली मनाने के लायक नहीं रह गया, है ना, कि एक सिंपल भाषा में कि इतना उन्होंने ऋण ले लिया, जो कोई भी सदस्य हो, अगर वो दिवालिया हो गया, इसका मतलब हो गया इतना उसने लोन ले लिया है, इतना उसने उधार ले लिया है कि वो चुकाने योग्य नहीं रह गया है ना, वो चुकाने योग्य नहीं रह गया, उसे
दिवालिया कहते हैं। अगर कोई भी जो संसद का सदस्य है अगर वो दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा तो फिर उसे संसद के जो सदस्यता के पद से उसको हटाया जाएगा, ठीक है, दिवालिया होने पर भी। और क्या होगा? पांचवा पांचवा है संसद के द्वारा कानून बनाकर। संसद के द्वारा कानून बनाकर। अब क्या होता है कि संसद के द्वारा कानून कौन बनाता है, कैसे बनाता है? तो एक कानून संसद ने बनाया है आरपीए 1951। आरपीए 1951 के तहत मान लीजिए कोई भी संसद का सदस्य है ना, संसद का सदस्य है, पहले तो सदस्य बन चुका है लेकिन फिर संसद ने एक कानून बनाया है ना, उसके नियम के अनुसार जो भी कानून उसने जो भी आरपीए 1951 में जो भी वर्णन किया गया है अगर उसके हिसाब से उस संसद के अंदर जो भी गुण अवगुण ना पाए जाएंगे तो उससे आधार पे उसको निकाला जा सकता है ना, उस पद से उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। एक इसका वर्णन किस में किया गया है? आरपीए 1951 में किया गया है। तो संसद एक कानून बनाती है, संसद कानून बनाती है, अगर उस कानून के अंदर है ना जो उसने जो पॉइंट रखे होंगे उस पॉइंट के हिसाब से कोई भी सदस्य है तो वो पार्टी में बरकरार रहेगा, वो सदन में बरकरार रहेगा। अगर उस पॉइंट के हिसाब से किसी संसद के जो सदस्य हैं वो नहीं आते हैं तो उसे वो उस पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। संसद कानून भी बनाता है। और क्या है लास्ट देख लेते हैं। लास्ट है दल बदल। दल बदल के हिसाब से भी अगर कोई भी व्यक्ति जो संसद है दल बदल कर लेता, दल बदल मीन्स कोई एक पार्टी से हटके दूसरे पार्टी में चला गया है ना, उसी को दल बदल कहते हैं। राजनीतिक दल बदल हमारे यहाँ बहुत देखे जा सकते हैं, ये राजनीतिक बहुत बड़ा दोष है। तो दल बदल के हिसाब से भी अगर कोई भी देखा जाता है कि उस समय भी दल बदल के हिसाब से संसद के सदस्य के पद को उससे वो हटाया जाता है, ठीक है। ये है, इसके बारे में चर्चा हो गई। अयोग्यता के आधार पर यही 5 चीजें हैं हमने देख ली। पहली है अनागरिकता, दूसरा लाभ का पद देखा हमने, तीसरा देखा विकृत चित्त देखा, चौथा देखा हमने दिवालिया, पांचवा देखा संसद के द्वारा कानून बना के, छठा देखा हमने दल बदल, ठीक है। ये हो गया अयोग्यता के आधार पर। अब बात आती है कि अयोग्यता के आधार पर ये जो हुआ है ना, अनागरिकता, लाभ का पद, विकृत चित्त, इस पे निर्णय कौन लेता है ना, निर्णय भी तो कोई लेता होगा। वैसे मैं बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है ना, बहुत बार मेंस या पीडी में पूछा गया है, अभी भी आएगा, आने वाले समय में भी आएगा। और जो भी मैं निर्णय समझाने जा रहा हूं वो भी बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान से समझिएगा इस सब चीजों को, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि निर्णय कौन लेता है। अयोग्यता संबंधी निर्णय कौन लेता है? निर्णय अयोग्यता संबंधी। तो जो अयोग्यता संबंधी निर्णय है ये दो लोग ले सकते हैं, पहला राष्ट्रपति भी ले सकता है, दूसरा पीठासीन अधिकारी भी ले सकता है ना, दो लोग ले सकते हैं। दोनों को समझते हैं बारी बारी हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति भी ले सकता है और पीठासीन अधिकारी के बारे में हमने पढ़ा है ना जब हम राज्यसभा लोकसभा पढ़ रहे थे। तो जो निर्णय है वो राष्ट्रपति भी ले सकता है और पीठासीन अधिकारी भी ले सकता है। अब बात आती है राष्ट्रपति किस प्रकार से निर्णय लेता है और पीठासीन अधिकारी किस प्रकार से निर्णय लेता है। तो जो राष्ट्रपति निर्णय लेता है वो निर्वाचन आयोग के परामर्श से लेता है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, निर्वाचन आयोग के परामर्श से लेता है, ठीक है। जो राष्ट्रपति है ये निर्णय किस प्रकार से लेता है? निर्वाचन आयोग से परामर्श से ही लेता है, ठीक है, निर्वाचन आयोग से परामर्श लेता है, सलाह लेता है, फिर निर्वाचन आयोग जिस प्रकार से कहती है उस प्रकार से वो निर्णय ले लेती है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली बातें हैं है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दल बदल को छोड़कर अन्य आधारों पर ही निर्णय लेता है ना। मैं लिख देता हूं दल बदल के निर्णय के अलावा
ठीक है। दल बदल के निर्णय के अलावा बाकी जो भी आधार होंगे उस पर निर्णय कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा। ठीक है, ये पीडी में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ना, लिख देता हूं, प्री प्लस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किस प्रकार से लेता है निर्णय, तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से लेता है। और किस प्रकार निर्णय नहीं लेता है, तो दल बदल का जो निर्णय होता है वो राष्ट्रपति नहीं लेता। ठीक है, और जो पीठासीन अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी किस प्रकार से लेता है, तो पीठासीन अधिकारी किसी से भी परामर्श नहीं लेता है। पीठासीन अधिकारी किसी से भी परामर्श लेने की उसको जरूरत नहीं है, वो दल बदल के आधार पर निर्णय देता है, दल बदल के आधार पर। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? दल बदल के आधार पर निर्णय नहीं लेता है, बाकी जितने भी निर्णय होंगे दल बदल के अलावा वो सारे निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। किसके सहायता से लेता है? निर्वाचन आयोग के, इलेक्शन कमीशन के सहायता से वो लेता है। बाकी पीठासीन अधिकारी क्या करता है? दल बदल के आधार पर निर्णय लेता है। ठीक है, आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा कि प्री में बहुत पूछे जाते होंगे। तो कल हम लोग देखेंगे एक एक पॉइंट, कल समझेंगे कि दल बदल क्या होता है, लाभ के पद कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में चर्चाएं हम करेंगे। तो आज हमारा जो संसद हम लोग पार्लियामेंट ने शुरू किया था, संसद का जो संरचना है आज हमने समाप्त कर लिया है ना। संसद की संरचना में हमने क्या क्या देख लिया है? हमने देखा लोकसभा की संरचना देख ली हमने, है ना, कितने सीटें होती हैं, क्या होता है, हमने समझ लिया है। राज्यसभा के बारे में हमने समझ लिया है। आज हमने देख लिया कि संसद के सदस्य को पद रिक्ति के बारे में, आर्टिकल 101 के बारे में भी हमने समझ लिया है। तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है लोकसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना, वो जाके देख सकते हैं। अभी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।